नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है हिंदी कहानी का विकास क्रम। यह कहानी का प्रश्न पत्र बीए भाग तृतीय का है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र में चलता है, जहाँ एकांकी भी है, कहानी भी है, हम और गद्य का विकास भी हुआ है। तो आज हम बात करते हैं हिंदी कहानी का विकास क्रम। कहानी तो हम दादी नानी की बहुत सुना करते थे। कोई राजा की होती थी, कभी परियों की कहानियाँ होती थी। वह कहानी मौखिक हुआ करती थी, जो हमें दादी और नानी कहानी सुनाते थे। लेकिन वास्तव में साहित्य के क्षेत्र में कहानी का विकास कहाँ से होता है और कैसे माना जाता है, इसकी चर्चा हम आज यहाँ करते हैं। हृदय की भावों को व्यक्त करने के लिए समय समय पर जितने भी साहित्य रूपों का उदय हुआ, उन सब में कहानी किसी न किसी रूप में वर्तमान थी, चाहे वे महाकाव्य और प्रबंध काव्य रहे हों अथवा नाटक। इन पर साहित्य रूपों के क्रमिक विकास के साथ कहानी के इतिहास को कभी नहीं मोड़ा जा सकता। सभी प्रकार की कहानियों को कहानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती, अन्यथा लोक जीवन में बैठकर, अलावों के निकट बैठकर चाप से कही और सुनी जाने वाली कहानियों को भी विवेचना के लिए सामने रखना होगा। कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति मानव की आदम प्रवृत्तियों में से एक है। असभ्य युग के क्रूर शासकों से लेकर विरक्त आश्रमवासियों के बीच तक कहानी और कहानी कहने वाले लोकप्रिय रहे हैं। व्यावसायिक कहानी कहने वाले 20वीं शताब्दी में भी कुछ दिनों पूर्व देखे जा सकते थे, पर इन कहानियों का ना तो को लिखित इतिहास ही मिलता है और ना तो इनके लेखकों का नाम ही ज्ञात है। संभवतः इनका सब कुछ मौखिक ही रहा। आधुनिक हिंदी कहानी एक स्वतंत्र साहित्य रूप है, जिसका कोई संबंध उपर्युक्त कथा रूपों से नहीं जोड़ा जा सकता है। जातक कथाओं, वृहत कथा, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, गोरा बादल की कथा, श्री लल्लूलाल के प्रेम सागर और सुख सागर, श्री सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान तथा इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी में आधुनिक कहानी के इतिहास को ढूंढना कहानी के साथ अन्याय करना है। हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास साहित्य के बाद आधुनिक हिंदी कहानी का उदय हुआ। वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप विभिन्न साहित्य रूपों का विकास हुआ। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जाने की प्रवृत्ति ने साहित्यकारों को महाकाव्यों से गीतों, नाटकों में एकांकियों तथा उपन्यासों से कहानियों की रचना भूमि तक पहुंचाया। उद्देश्य और रचना भूमि की कतिपय समानताओं को देखते हुए लोगों ने लंबी कहानी को छोटा उपन्यास तथा छोटे उपन्यास को लंबी कहानी कहने का साहस किया है। हिंदी में आख्यानात्मक गद्य के प्रारंभिक मुद्रित रूप का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी में भी प्रारंभिक आख्यानात्मक गद्य लेखन का उद्भव रोमांचक, प्रचारात्मक तथा आदर्शात्मक कथाओं के रूप में हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत राजा भोज का सपना प्रारंभिक आख्यानात्मक गद्य के उदाहरण हैं। इन रचनाओं को हम आधुनिक कहानी के अंतर्गत नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि इनमें कथा कहने का भाव तो है, किंतु कहानी का आधुनिक रूप इनमें कहीं भी दिखलाई नहीं देता है। हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, जिसे पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा था तथा जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुछ विद्वान इसे मौलिक कहानी नहीं मानते तथा इसे शेक्सपियर के नाटक का भावानुवाद बताते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की दूसरी मौलिक कहानी पंडित रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय है तथा तीसरी बंग महिला की डुलाई वाली। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन कहानियों के बारे में लिखा है।
इनमें से यदि मानविकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुनें तो 3 बातें मिलती हैं। इंदुमती 1900 में, 11 वर्ष का समय 1903 में तथा ढुलाई वाली 1907 में प्रकाशित होती हैं। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और ढुलाई वाली का नंबर आता है। 1900 ईस्वी से लेकर आज तक के हिंदी कहानी के इतिहास को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं: स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी और स्वतंत्र हिंदी कहानी। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कहानी को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। हम बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व कहानी, जिसका समय है 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। इंदुमती से लेकर उसने कहा था कि प्रकाशन तक के काल को हम हिंदी कहानी का प्रथम उत्थान काल कह सकते हैं। इस युग में कहानी के क्षेत्र में कई प्रयोग हुए, लेकिन उनमें उद्देश्य की एक सूत्रता देखने को नहीं मिलती। लेखकों ने समाज की बाह्य समस्याओं को लेकर कहानियाँ लिखी, जिनमें से कई कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध भी हुईं। इस युग में कहानी प्रकाशित करने वाली 2 मुख्य पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। एक थी सरस्वती और दूसरी इंदु। इन 2 पत्रिकाओं के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कथाकार प्रकाश में आए, जैसे जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, विशंबरनाथ जिज्जा, राधा राधिका रमण प्रसाद सिंह, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि। सन 1900 से 1915 तक प्रकाशित हिंदी कहानियों में प्रमुख कहानियां हैं इंदुमती, मन की चंचलता माधव प्रसाद मित्र 1901 में प्रकाशित हुई, गुलबदन किशोरीलाल गोस्वामी की 1902 में प्रकाशित हुई, पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी की 1903 में प्रकाशित हुई, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है जो 1903 में प्रकाशित हुई, ढुलाई वाली बंग महिला की कहानी है जो 1907 में प्रकाशित हुई, विद्या विहार विद्या निवास मिश्र की 1909 में प्रकाशित हुई, राखीबंद भाई वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है जो 1909 में प्रकाशित हुई, ग्राम जयशंकर प्रसाद की 1911, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1911 ईस्वी में, रसिया बालम जयशंकर प्रसाद की 1912 ईस्वी में, परदेशी विशंबरनाथ जिज्जा की 1912 ईस्वी में, कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की 1913 ईस्वी में, रक्षाबंधन विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की 1913 ईस्वी में तथा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरा युग आता है प्रेमचंद युगीन कहानी का। सन 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नया उत्थान आरंभ होता है। हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी सन 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। इससे पूर्व वह धनपत राय नाम से उर्दू में लिखा करते थे। प्रेमचंद की कहानियों के द्वारा पहली बार भारतीय कृषक वर्ग का विशद जीवन चित्र उपस्थित हुआ। भाषा और शैली की दृष्टि से भी प्रेमचंद ने नए आयाम प्रस्तुत किए। उनकी प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, आत्माराम, नमक का दरोगा, प्रेरणा, ईदगाह, सज्जनता का दंड, दुर्गा का मंदिर, पूस की रात, कफन इत्यादि। प्रेमचंद की ही समान निम्न मध्य वर्गीय जीवन पर सुदर्शन ने भी कहानियाँ लिखी। सुदर्शन की कहानियों में अधिकांशतः सत्य और असत्य के परस्पर संघर्ष को चित्रित करके सत्य की विजय दिखाई गई है। हार की जीत, सच का सौदा, न्याय मंत्री, एथेंस का त्यार्थी आदि उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। प्रेमचंद ने समाज की स्थितियों को बहिर्मुखी चित्रण ही अधिक किया है। इसके विपरीत जयशंकर प्रसाद की कहानियों में समाज की स्थितियों का अंतर्मुखी चित्रण मिलता है।
प्रसाद ने अनेक सफल कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें व्रतभंग, ममता, पुरस्कार, गुंडा, मधुआ आदि प्रमुख हैं। प्रेमचंद युग में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक भी लिखते हैं रहे हैं और इसी युग में उनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ प्रकाश में आईं। ताई, रक्षाबंधन आदि उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। इस युग के अन्य लेखकों में राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हृदयेश, भगवती प्रसाद वाजपेयी इत्यादि हैं। इसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर कहानी, अर्थात प्रेमचंद के बाद की कहानी का विकास। ये इसका समय है सन 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का। प्रेमचंद तथा उसके समकालीन कहानीकारों की प्रमुख विशेषता थी वर्ग पात्रों का चित्रण। प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक और प्रसाद प्राय सभी लेखकों के पात्र किसी न किसी वर्ग के प्रतिनिधि हैं। प्रेमचंद की मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। उनके आसपास से हिंदी में कई ऐसे कहानीकार प्रकाश में आए जिन्होंने वर्गीय विशेषताओं की अपेक्षा व्यक्ति के सूक्ष्म अंतर्द्वंद तथा मनोविश्लेषणात्मक चित्रणों को अधिक प्राधान्यता दी। इस प्रकार इन लेखकों ने वर्ग पात्रों के स्थान पर व्यक्ति पात्रों की स्थापना की। प्रेमचंदोत्तर कहानियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रभाव मिलते हैं। पहला प्रभाव है मनोविश्लेषणात्मक चिंतन पद्धति का, जिसे उन्होंने पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों फ्रायड, यूग तथा एडलर से ग्रहण किया। दूसरा प्रभाव बंगला लेखकों का और तीसरा उर्दू के अंगारा ग्रुप का है। प्रेमचंद की भांति इस युग में भी कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क आदि उर्दू से हिंदी में आए थे। इस प्रकार इस युग में कहानी साहित्य का सच्चे अर्थों में बहुमुखी विकास हुआ। कुछ लेखकों ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव इतना अधिक भी दिखाई दिया कि ऐसा लगा जैसे वे कहानियाँ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर अधिक हैं, कहानी कम। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में 3 लेखक प्रसाद अंतर्मुखी धारा की परंपरा में आते हैं: अज्ञे, जयनींद्र कुमार और इलाचंद जोशी। शेष कहानीकार जैसे यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुर्सेन, विष्णु प्रभाकर आदि प्रेमचंद की बहिर्मुखी धारा की परंपरा में आते हैं। इन कहानीकारों ने मुख्यतः समाज की बाह्य एवं आभ्यंतरिक समस्याओं को लेकर काफ़ी स्वाभाविक सफल कहानियाँ लिखीं। अज्ञे का व्यक्तित्व प्रसाद की भांति कवि और कथाकार दोनों का है। उनकी कहानियाँ में भाषा का बड़ा सहज प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा की सहज प्रयोग के कारण ही वे अपने समकालीनों से अलग दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख कहानियों में परंपरा, जय, डील, हिलीपून की बतखें, मेजर चौधरी की वापसी, शत्रु, दोज, सीप और देव, खितिन बाबू आदि हैं। जयनींद्र कुमार का महत्व शैल्पिक और भाषिक सजगता दोनों रूपों में है। छोटे छोटे वाक्यों और सहज शब्दावली का प्रयोग उनकी कहानियों की विशेषता है। उनकी कहानियों में एक प्रकार की दार्शनिक बोझिलता भी दिखाई देती है, जो कहानियों की एक विशेषता ही है, क्योंकि हिंदी के वातावरण निर्माण में वह सहायता ही करती है। उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं कहा पंथा, प्रियव्रत, जाह्नवी, नीलम देश की राजकन्या, तत्सत आदि। इलाचंद जोशी की प्रारंभिक कहानियों में फ्राइडीय मनोविज्ञान का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। कहीं कहीं तो यह प्रभाव इतना अधिक है कि कहानी में चरित्र गौण हो जाता है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रमुख। इतना होने पर भी उनकी कई कहानियाँ मार्मिक और प्रभावशाली हैं, जैसे खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, रोगी, परिमल आदि। यशपाल की कहानियाँ मनोवैज्ञानिक चित्रण के साथ साथ निम्न तथा निम्न मध्य वर्गीय जीवन का अत्यंत सहज स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानियों में वर्ग संघर्ष का चित्रण भी हुआ है, इसलिए कभी कभी उनकी कहानियों में प्रचारात्मकता भी आ जाती है। उनकी कहानियों का शिल्प प्रेमचंदीय शिल्प के समान ही स्थूल एवं बाह्यात्मक है। शर्त, कर्मफल, दुख,
चारानी में कील बबर्दी, शिव पार्वती, खच्चर और आदमी आदि उनकी प्रमुख कहानियां हैं। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकारों में उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, आचार्य चतुरसेन चंद्रगुप्त, विद्यालंकार पांडे, वेतन शर्मा उग्र, रमा प्रसाद घिड़ियाल, हाडो आदि हैं। अश्क की प्रमुख कहानियों में पिंजरा, खिलौने, पलंग, डाची आदि। विष्णु प्रभाकर की धरती अब भी घूम रही है, अभाव, मेरा वतन आदि। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की डाकू, 3 दिन आदि हैं। इस प्रकार प्रेमचंदोत्तर कहानी लेखन में भाषा, शिल्प और कथ्य तीनों स्तरों पर नए नए प्रयोग हुए। इन प्रयोगों को स्वातंत्रोत्तर काल में एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी, जिसका समय है 1947 से अब तक का। स्वातंत्रोत्तर काल हिंदी कहानी साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण काल है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय नागरिक के मन में नए भारत की कल्पना थी, ऐसे भारत की जिसके संबंध में उसने स्वतंत्रता से पूर्व सपने सजोए थे। नए भारत परिवर्तित हो रहे रूप का काफ़ी सजग और कलात्मक चित्र हमें स्वातंत्रोत्तर कहानी लेखन में देखने को मिलता है। सन 1952 के आसपास हिंदी कहानी के क्षेत्र में नई कहानी का नारा लगाया गया और कुछ लेखकों की कहानियों को नई कहानी नाम दिया। डॉक्टर नामवर सिंह ने इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कहानी में इस संबंध में अनेक लेख लिखे, जिसमें उन्होंने निर्मल वर्मा की कहानियों से नई कहानी का आरंभ माना है। नया एक सापेक्ष शब्द है, जो आज नया है वह कभी पुराना अवश्य हो जाएगा। अतः इस शब्द को किसी प्रवृत्ति विशेष के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन यह सत्य है कि स्वातंत्रोत्तर कहानीकारों ने तमाम सार्थक असार्थक चर्चाओं के बावजूद कई श्रेष्ठ कहानियाँ भी लिखी। ये कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कई दृष्टियों से आगे हैं। स्वातंत्रोत्तर भारत के बदलते रूपों को मुख्यतः निम्न रूपों में चित्रित किया गया है। पहले प्रकार की वे कहानियाँ हैं जिनमें महानगरों के त्वरित जीवन संबंधी तथा बदलते रूपों का चित्रण किया गया। महान राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कृष्ण बलदेव वैद्य, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, राजकुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, रामकुमार और साहनी आदि ने इस प्रकार की अनेक सफल कहानियाँ लिखी हैं। मिसपाल, एक और जिंदगी मोहन राकेश की हैं। लंदन की एक रात परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। वापसी मछलियाँ उषा प्रियंवदा की कहानी है। यही सच है शय मनु भंडारी की कहानी है। प्रतीक्षा टूटना राजेंद्र यादव की कहानी है। शबरी, पिता दर पिता रमेश बख्शी की कहानी है। चीफ की दावत इंद्रजाल भीष्म साहनी की कहानी है इत्यादि इस प्रकार की सफल कहानियाँ हैं। दूसरे प्रकार की कहानियाँ वे हैं जो कस्बों के जीवन पर लिखी गई हैं। आज़ादी के बाद भारतीय ग्रामों का शहरीकरण हुआ। इस प्रकार कई गांव जो शहर बनने की प्रक्रिया में थे, गांव शहर की संस्कृतियों के मिश्रण बन गए। इन स्थानों को कस्बा कहा जा सकता है। यहाँ के व्यक्तियों में उनकी रुचियों तथा परंपराओं को लेकर जो कहानियाँ लिखी गईं, उनमें प्रमुख है राजा निर्वंशिया, खोया हुआ आदमी, नीली झील, कमलेशी की कहानियाँ हैं। डाली नहीं फूलती, एक नाव के यात्री, शानी की कहानियाँ हैं। दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, अमरकांत की कहानी है। गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती की कहानी है। कस्बे का एक दिन, अमृतराय की कहानी आदि आती हैं। तीसरा वर्ग है आंचलिक कहानियों का। भारतीय ग्रामों का स्वतंत्रता के उपरांत विकास हुआ।
गांवों के विकास के लिए नई नई कविताएं निर्मित की गईं। इस प्रकार गांवों के इस बदलते रूप को स्वातंत्रोत्तर कहानीकारों ने अत्यंत कलात्मकता के साथ अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया। फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम, ठुमरी आदि कहानी, शैलेश मटियानी की प्रयास, प्रेत मुक्ति, ब्राह्मण आदि कहानी, शिव प्रसाद सिंह की नन्हे, कर्मनाशा की हार आदि कहानी, मार्कंडी की हंसा जाई अकेला, माई आदि कहानी, शिखर जोशी की दाजियो, कोसी का खटवार आदि कहानी इस धारा के प्रमुख लेखक हैं। स्वातंत्रोत्तर कहानी साहित्य में हास्य कहानियों का भी एक सजग और कलात्मक स्वरूप दिखाई देता है। इन लेखकों ने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के अत्यंत सजीव चित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी आदि इस प्रकार की महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। स्वातंत्रोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग वह भी है जिसने आज़ादी के आसपास जन्म लिया था तथा जिसे अपनी रचनात्मक चेतना स्वतंत्र भारत में प्राप्त हुई थी। इन लेखकों ने स्वतंत्र भारत का तटस्थ आग्रहहीन चित्र अपने लेखन में प्रस्तुत किया। भाषा और शिल्प की दृष्टि से भी इन रचनाओं में पर्याप्त जागरूकता दिखाई देती है। ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, विजय मोहन सिंह, सुधा अरोड़ा, श्रीकांत वर्मा, बटरोही, रमेश उपाध्याय, गोविंद मिश्र, कामतानाथ, गंगा प्रसाद बिमल आदि इस प्रकार के प्रमुख लेखक हैं। हिंदी कहानी के इस 72 वर्षों में आशातीत प्रगति की है। कहानी को लेकर काफ़ी बड़ी मात्रा में शोध एवं समीक्षा ग्रंथों की रचना हुई है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने कहानी पर महत्वपूर्ण विशेषांक भी प्रकाशित किए, जिनमें धर्मयुग द्वारा प्रकाशित कथा दशक एवं नई कहानियाँ, उत्कर्ष, अणिमा तथा विकल्प द्वारा प्रकाशित कहानी विशेष उल्लेखनीय हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का शोध प्रबंध हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास एक अच्छा संदर्भ ग्रंथ है। इसी प्रकार कहानी पर लिखे गए ग्रंथों में एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव की कहानी, नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह की, नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर की, कहानी रचना प्रक्रिया और स्वरूप बटरोही की, साहित्य अनुशीलन डॉक्टर राकेश गुप्त की तथा ऋषि कुमार चतुर्वेदी का कथा साहित्य खंड भी हिंदी कहानी का विकासात्मक परिचय प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। धन्यवाद।